मेरे इंटेलिजेंट बच्चों, कैसे हो? आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग ये मत सोचो कि हम फिजिक्स का कोई नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आप ये सोचो कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और अब आप उसके बारे में कुछ नया जानने जा रहे हो। हम इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, बट हम जानते हैं कि वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि हमने फैंस, कूलर्स, फ्रिज, एसी, मिक्सर, इन सब चीजों को चलते हुए देखा है इलेक्ट्रिसिटी से। So when we talk about electricity, we know that it's a form of energy which enables us to operate various devices. Though we actually cannot see electricity, but we know it exists क्योंकि हमने स्पार्क्स को तो देखा ही है, और अगर हम स्विच बोर्ड पे अपना हाथ डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी का एहसास होगा। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट ही होता है। So what is current? Current is actually when the electrons flow through the wires. जब वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स कुछ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। सो अब हम चार्जेस के बारे में देखते हैं और कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, ताकि हमें इलेक्ट्रिसिटी समझने में कोई मुश्किल ना हो और हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियरली समझ में आ जाए। सो लेट्स नो व्हाट आर चार्जेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस। हम जानते हैं कि चार्जेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रोटॉन्स में प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स में होते हैं। एक एटम का एक स्ट्रक्चर हम रिवाइज कर लेते हैं कि एटम में न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑल द प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, एंड वन मोर पार्टिकल which has no charge is also present in the nucleus, and that is neutron. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बहुत हैवी होते हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और वो एटम के न्यूक्लियस के राउंड एंड राउंड घूमता रहता है क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट होता है। ठीक है, तो एटम में दो तरीके के चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब आपने ये भी देखा होगा कि जब भी आप किसी कोम को ड्राई हेयर में रब करते हो तो उसके थोड़ी देर बाद फिर वो अट्रैक्ट करने लग जाता है हेयर, या फिर अगर हम इसे कोई पीस ऑफ पेपर के पास भी लाएंगे तो वो भी अट्रैक्ट करेगा। तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम किसी को रब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह पास ऑन हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा लाइट वेट रहता है, एटम्स के बाउंड्रीज में रिवॉल्व करता रहता है, तो वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में शिफ्ट हो जाता है। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेता है, और जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर लेता है। ठीक है, आपको लग रहा होगा मैं अपोजिट बोल रही हूँ, जो दे रहा है वो पॉजिटिव, जो ले रहा है वो नेगेटिव, बट यस इट इज ट्रू, क्योंकि दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। जब नेगेटिव जाएगा तो उसके पास क्या बचेगा? पॉजिटिव। और चूंकि नेगेटिव कॉम के पास गया है तो कॉम विल एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। अब चूंकि ये दोनों अपोजिट चार्जेस हो गए, दे टेंड टू अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये कोम जो है ये नॉर्मल पीस ऑफ पेपर को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है? कोम खुद नेगेटिव चार्ज है, और ये जो नॉर्मल पीस ऑफ पेपर है इट इज नाउ न्यूट्रल, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अ चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी, अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर हम चार्जेस के बिहेवियर के बारे में देखें तो लाइट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव नेगेटिव हो। ठीक है, लेकिन जो डिसिमिलर चार्ज बॉडीज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी चार्ज बॉडी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हमेशा एक अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करेगी। आप लोगों ने डेली लाइफ में ऐसे कोई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, साइंस और पढ़ाई के नाम पे नहीं पर मजे के नाम पे आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, जिसमें आपको ये पता होगा कैसा होता है। किसने किसने बलून को अपने बालों से रगड़ के दीवार में चिपकाया है? जब वो ऐसा होता है तो बलून जो है वो चार्ज हो जाता है, और दीवार चूंकि अनचार्ज बॉडी है वो उसमें चिपक जाता है। और अगर नहीं करके देखा है तो प्लीज करके देखो। तो फिर अब ये समझो कि ये जो चार्जेस हैं ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये रेस्ट पे है, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहाँ हेयर पे है और नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉम पे है। तो इस टाइप के जो चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं हम उसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है कि चार्जेस जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पे हैं। आप लोगों ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी देखा होगा। एक तो जो लाइटनिंग होती है स्काई में वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है, बिजली कड़कती है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। उसमें चार्जेस मूव डेफिनेटली करते हैं बट इनिशियली वो रेस्ट पे रहते हैं, और नेगेटिव चार्जेस जो है वो पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करते हैं, तो फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है,
तो ये जो हमने किया बालों को अट्रैक्ट करना, ये सारी चीजें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी थी। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि ठंड के टाइम पे जब हम कोई सिंथेटिक कपड़े को टच करते हैं या हम उसे पहनते हैं तो हमें एक चट करके आवाज आती है और थोड़ी सी स्पार्किंग होती है विच मे नॉट बी विजिबल। या फिर मैं तो कभी भी जब नल को टच करती हूँ तो मुझे उसमें छोटा सा करंट जरूर लगता है, तो दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एक चट आवाज आती है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ चार्जेस विच इज एट रेस्ट। अब ये जो फोर्स है चार्जेस के बीच में, हमने दो तरीके के फोर्स देखे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। like charges repel each other and unlike charges attract each other। तो ये जो दो चार्जेस के बीच का फोर्स है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। पहले हम देखते हैं चार्जेस के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं वैसे ही देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या पढ़ा है कि energy can neither be created nor be destroyed, it can convert from one form of energy to another। Similarly electric charges के साथ भी वही हाल है कि it can neither be created nor be destroyed। अचानक से कहीं से कोई चार्ज ना बनेगा और ना ही वो डिस्ट्रॉय होगा। देखो चार्जेस जो है वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में होते हैं, तो कभी भी कोई नया मटेरियल ना बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब चार्जेस के बारे में एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चार्जेस को हम Q से डिनोट करते हैं। आई एम सॉरी, इसको हम C से डिनोट नहीं करते, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपको पूरे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है जो किससे डिनोट होती है, उसका क्या यूनिट है, वो सब चीजें याद रखनी पड़ेगी। इट्स जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। सो चार्जेस आर डिनोटेड बाय Q और उसका यूनिट होता है कूलम। दिस इज द न्यू थिंग फॉर यू, और आप इसे याद रखो कि चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। ऑब्वियसली फिजिक्स में हम उन्हीं सब चीजों को पढ़ते हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, तो चार्जेस को भी मेजर कर सकते हैं और चार्ज को हम कूलम में मेजर करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितने चार्ज होंगे। जनरली हम अभी तक ये सोचते थे कि एक इलेक्ट्रॉन के पास एक नेगेटिव चार्ज होता है, नहीं, लेकिन अगर हम कूलम में मेजर करें तो एक इलेक्ट्रॉन के पास बहुत थोड़ा सा चार्ज रहता है एंड दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे ये माइनस को ये मत सोचो कि ये नेगेटिव चार्ज है। इस माइनस का मतलब है कि 1.6 के पहले 19 जीरोस हैं। 19 जीरोस मतलब ये पॉइंट को अगर हम हटा दें तो 18 जीरोस के बाद 16 स्टार्ट हो रहा है, इतने कूलम चार्ज है। मतलब ये चार्ज जो है ये बहुत कम क्वांटिटी में है। एक इलेक्ट्रॉन में जितना नेगेटिव चार्ज है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में है, इतने कूलम का है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो दिस नंबर यू हैव टू रिमेम्बर। तो अगर मैं बोलूं कि अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए, अगर मुझे 1 कूलम चार्ज चाहिए तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। सो दैट विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो इट विल come out to be 6.25 into 10⁻18 कूलम, मतलब 625 और आगे 16 जीरो लगा दोगे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास एक कूलम चार्ज है। तो आई सजेस्ट यू दैट आप एग्जाम के टाइम पे 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19 को कैलकुलेट ना करते हुए आप ये नंबर को भी याद रखो कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन में इतने कूलम चार्जेस हैं। सो दीज टू नंबर्स यू प्लीज रिमेम्बर फॉर योर कन्वीनियंस। ठीक है, अब हम एक लास्ट चीज और देखते हैं एंड दैट इज कूलम्स लॉ। ये वाला फॉर्मूला आपके कोर्स में नहीं है 10th क्लास के, बट मैं एक रेफरेंस के लिए आपको बहुत छोटी सी बात बता रही हूँ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब जो फोर्स कोई भी दो चार्ज के बीच में होता है, इट कैन बी फोर्स ऑफ रिपल्शन और इट कैन बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तब होगा जब अनलाइक चार्जेस होंगे और रिपल्शन तब होगा जब लाइक चार्जेस होंगे। तो जो भी होता है, अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है, दोनों के बीच में एक फोर्स तो है ही, and that force is known as electrostatic force। obviously ये force है तो it will be measured in Newton। तो जब भी कोई दो चार्जेस आते हैं या फिर बहुत सारे चार्जेस होते हैं, उन दोनों के बीच में जो फोर्स होता है that is equal to the product of those charges in coulombs। दोनों चार्जेस का क्या क्वांटिटी है, उन दोनों का प्रोडक्ट,
और अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो आपको ये जो फॉर्मूला है ये ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है कि याद दिलाता है, जब हम ये कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance between them। ये कुछ उसी तरीके का है कि this electric force is the product of these charges and is divided by the distance between them। अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन को इक्वल साइन में चेंज करते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट लगता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे, इतना फिजिक्स पढ़ रहे हो तो, कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे जो ये कांस्टेंट लगाया है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये सब मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ क्लास 10th में, क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में कोई थोड़ी बहुत चीज आ जाए, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि व्हाट इज दिस, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट एंड दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज फॉर्चुनेटली नॉट इन योर सिलेबस, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। एंड दिस इज व्हाट इज कूलम्स लॉ। यही कूलम्स लॉ है that the force between two charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them। इसका inversely proportional और directly proportional का क्या मीनिंग होता है? वैसे तो मैं आपको हर फिजिक्स के उसमें बताती हूँ, बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर एक ये वाली क्वांटिटी बढ़ेगी, अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो उन दोनों के बीच का फोर्स भी बढ़ेगा, और इसके साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के साथ वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होता है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा। ऑब्वियसली अगर चार्जेस दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच का फोर्स जो है वो कम होता जाएगा, जितनी पास आएंगे उतना उनके बीच का फोर्स ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, ऐसी चीजों को हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। सो दिस इज द कूलम्स लॉ, जस्ट रिमेंबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और डेफिनेटली अपने विचार जो हो वो कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचाएं। आई वुड लव टू हेल्प यू इन वॉट एवर वे आई कैन। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।